हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए बिना देर किए आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में हाल ही में अजीब प्राकृतिक आफतें आ रही है, जैसे वोल्केनो इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, बिजली और फ्लड्स। चाइना के एक शहर में एक वोल्केनो अचानक इतनी तेजी से फाटा कि पूरे शहर का टेम्परेचर सांस लेना मुश्किल कर गया। हजारों लोग जब उन्होंने आने वाले खतरे को पहचाना तो झटपट अपना सामान पैक करके सुरक्षा की तलाश में दूसरे शहरों में चले गए। एक चलती बस के अंदर माहौल काफी गर्म था। हर कोई आजकल हो रही अजीबोगरीब घटनाओं पर गर्मागर्म चर्चा कर रहा था। एक लड़का अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया और गली बकते हुए बोला, साला, कुछ दिन पहले समुद्र में अर्थक्वेक आया, माउंट फुजी भी इरप्ट हो गया और लाखों लोग मर गए। सोचा नहीं था कि आज हमें भी इवैक्यूएट करना पड़ेगा। उसके बगल में बैठी एक हॉट लुकिंग लड़की ने अपना लगेज चेक किया और परेशान होकर बोली, मुश्किल हो गई, जल्दी में कुछ ला ही नहीं पाई। अब जियांगनन सिटी जाकर ही कुछ सप्लाईज लेनी पड़ेंगी। खिड़की के पास बैठा लड़का, जो बाहर की बर्बाद नजरों में खोया हुआ था, अचानक पलटकर उस लड़की से पूछा, सुंदरी, तुमने न्यूज देखी क्या? जियांगनन सिटी के एलियॉक एरमा वेयरहाउस का सारा स्टॉक साफ हो चुका है। लड़की शॉक्ड होकर आंखें फाड़े बोली, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो सप्लाईज मिलाकर कई 100 अरब की होंगी। सामने बैठा लड़का भी बीच में बोला, वार्निंग भरे लहजे में, वो तो पुरानी न्यूज है। आज शेंचिंग का डोंगमिंग लेक भी सूख गया है और दाएं रन डोंग का वेयरहाउस भी खाली हो चुका है। अचानक पीछे की सीट से एक ठंडी आवाज आई, जो पहले दी गई सारी इंफॉर्मेशन को सीधे सीधे काट रही थी। सिर्फ कई 100 अरब नहीं, बल्कि कई लाख अरब की सप्लाईज गायब हुई है। ये आफते सब साफ साफ इशारा है। आंखें खोलो और देखो, अपकलिप्स बस आने ही वाला है। ये बोलने वाला और कोई नहीं, हमारा हीरो टुदैन था। टुदैन की ये खौफनाक बात सुनकर वो लड़की और सामने के दोनों लड़के अपनी हंसी नहीं रोक पाए, ये सोचकर कि वो मजाक कर रहा है। क्या बात करते हो यार, अपकलिप्स? मजाक कर रहे हो क्या? अगर सच में अपकलिप्स आ गया तो मुझे थोड़ी खुशी होगी, तभी सब बराबर होंगे। टुदैन ये सुनकर अंदर ही अंदर परेशान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, सब बराबर होंगे? अपकलिप्स में भी बराबरी जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो खुद अपकलिप्स का अनुभव कर चुका था। टुदैन के दिमाग में पिछली जिंदगी की यादें धीरे धीरे वापस आने लगी, उन खौफनाक नजरों को याद दिला रही थी जिन पर अभी कोई यकीन नहीं कर सकता था। पिछली जिंदगी में मैं एक ऑर्डिनरी फूड डिलीवरी वर्कर था, जब तक अपकलिप्स नहीं आ गया। सूरज की एनर्जी के अजीब फैलाव की वजह से अर्थ का कोर अफेक्ट हुआ और अनस्टेबल हो गया। ग्लोबल टेम्परेचर तेजी से बढ़ गया, अर्थ क्रस्ट में वायलेंट मूवमेंट्स होने लगी और जमीन के अंदर छुपी मॉन्स्टर्स भी एक एक करके बाहर आने लगे। पूरी दुनिया बादल चुकी थी। एक नया ऑर्डर बन चुका था। इस नई दुनिया में सप्लाईज बहुत रेयर हो गई थी। एक पैकेट नूडल्स भी या एक सॉसेज भी इतनी कीमती प्रॉपर्टी थी कि उसके लिए अपनी जान देनी पड़ती थी। टुदैन ने धीरे से बताना जारी रखा, भाई, तुम्हें ये सॉसेज खाकर कुछ अजीब नहीं लग रहा? उसने जोर देकर कहा, और मैं वो इंसान हूँ जो अपकलिप्स से वापस आया है। मैं उस वक्त में वापस आ गया हूँ, अपकलिप्स से 1 महीना पहले। उसकी बगल में बैठी करवी लड़की ये खौफनाक बातें सुनकर अपनी घबराहट छुपा नहीं पाई। उसने तुरंत टुदैन का हाथ पकड़कर कहा, भाई, और अपने हॉट बॉडी को उसके करीब लाकर कांपते हुए बोली, अभी जो तुमने कहा, मैं डर गई हूँ। तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? लेकिन अब का टुदैन, जो फ्यूचर के हेल से वापस आया था, अब वो पहले जैसा नरम दिल नहीं था। उसने तुरंत उसका हाथ झटक दिया, जिससे वो लड़की हैरान रह गई। माफ करना, मुझे इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है। नेक्स्ट स्टॉप पर बस से उतरने के बाद टुदैन तेजी से अपनी पुरानी वर्क प्लेस की तरफ बढ़ा, मिस्टर हिप्पो के वेयरहाउस की तरफ। विशाल वेयरहाउस के सामने खड़ा होकर टुदैन ने सर ऊपर उठाया, उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसने खुद से कहा,
अपोकलिप्स आने वाला है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उसने खुद ही जवाब दिया, ऑफ कोर्स सप्लाईज। पिछली जिंदगी में उसने सप्लाईज ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट किया था और आखिर में बुरी तरह मर गया। लेकिन इस जिंदगी में वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। टैन वेयर हाउस के अंदर गया जहां वो हर दिन सामान उठाने रखने का काम करता था। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, लांबा मैनेजर पहले से ही खड़ा था और गुस्से में बोला, 21 सेकंड लेट हो, आधी दिन की सैलरी काट। उसने बहाना करके सर खुजाया, झूठी हंसी के साथ सॉरी बोला और तेजी से अंदर चला गया। चलते हुए टुदैन की आंखें सप्लाईज से भरे स्पेस को स्कैन कर रही थी और उसका दिल पिछली जिंदगी की यादों से भरा था। अपोकलिप्स आने पर बॉस सबसे पहले भाग गया था। मेरी 1 साल की सैलरी भी डूब गई थी। ये सारी सप्लाईज, ये मेरा कॉम्पेंसेशन है। टुदैन तेजी से वेयरहाउस में अंदर गया, क्वांटिटी चेक करते हुए और अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करने की तैयारी कर रहा था जो उसको रीबर्थ के बाद मिली थी। वो सीधा खड़ा हुआ, हाथ आगे किया और धीरे से हुक्म दिया, स्पेस ओपन। तुरंत उसके सामने एक अजीब स्पेस पोर्टल खुल गया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिखाई दी। डिटेक्टिंग राइस कुकिंग ऑयल मीट ऑटोमेटिकली एब्जॉर्बिंग। टुदैन का स्पेस सिस्टम सच में बहुत पावरफुल था। जैसे हाई एक्टिवेट हुआ, उसने तुरंत ऑटोमेटिकली सारी सराउंडिंग सप्लाईज को अंदर खींच लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। टुदैन अपने पर्सनल स्पेस में गया, एक 10,000 स्क्वायर मीटर का 3D स्पेस। उसने चरण तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थी, उसका चेहरा उत्तेजित था, जैसे उसने अपनी जिंदगी वापस पाली हो। ये मेरी एबिलिटी है, डायमेंशनल स्पेस। बस इसे खोलो और आसपास की हर चीज इस स्पेस में आ जाएगी। उसने खुद से धीरे से कहा, इस एबिलिटी से मैं एक बर्बाद होने वाले शहर के सारे रिसोर्सेज गैदर कर सकता हूँ। इस स्पेस का उसे करके मैंने 2 लेक्स को सूखा है, सुपरमार्केट्स, होलसेल मार्केट्स और वेयरहाउस से सारा सामान निकल लिया है। अपोकलिप्स में एक पैकेट नूडल्स भी लग्जरी था, फ्रेश फूड की तो बात ही छोड़ दो। स्पेशल बात यह है कि इस स्पेस में टाइम बिल्कुल रुक जाता है। मतलब कोई भी फूड आइटम जो यहाँ आता है वो हमेशा फ्रेश रहेगा। टुदैन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और खुशी से रो पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे पिछली जिंदगी की तरह मिट्टी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपने हाथ झाड़े और कलेक्टेड सप्लाईज की लिस्ट चेक करने के लिए सिस्टम खोला। एक लिस्ट उसकी आंखों के सामने आ गई। चावल 258 बैग्स, कुकिंग ऑयल 152 बॉटल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स 155 kilograms, मिनरल वाटर 220 बॉटल्स, इंस्टेंट फूड 375 कार्टन्स, स्पाइसेस 95 कार्टन्स, वाइन 186 बॉटल्स। लिस्ट देखकर टुदैन ने मन ही मन सोचा, बहुत अच्छा। फ्यू, अब तो थोड़ी शांति मिली। तभी बाहर से लोहे का दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आई। मैनेजर और 2 पोर्टर्स अंदर आए और चलते हुए जोर से आवाज लगाई, अरे जल्दी आओ, मेरे साथ सामान शिफ्ट करो। लेकिन बस एक कदम आगे बढ़ते ही तीनों रुक गए और सामने के खाली स्पेस को आंखें फाड़े देखने लगे। पूरा वेयरहाउस जो अभी तक सामान से भरा था वो अब बिल्कुल खाली हो चुका था। मैनेजर का मुंह खुला रह गया। वो हकलते हुए बोला, मैं क्या पागल हो गया हूँ? सामान कहाँ गया? फिर वो गुस्से में टुदैन की तरफ उंगली करते हुए जोर से चिल्लाया, सारा सामान कहाँ गया? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ। टुदैन शांत रहा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके पीछे एक और छोटा स्पेस पोर्टल अपीयर हुआ। वो मुस्कुराकर बोला, सामान? वो सब मैंने ले लिया है। ये सीधा जवाब, लेकिन सामने खड़े तीनों को पत्थर बना गया। क्या? कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए मैनेजर तुरंत चिल्लाया, ये भागने की कोशिश कर रहा है। आईसी पकड़ लो। 2 मजबूत वर्कर्स तुरंत टुदैन को कंट्रोल करने के लिए लपके, लेकिन उसी पाल उसने एक और स्पेस पोर्टल खोला और तेजी से पीछे कूदकर अंदर गायब हो गया। जाने से पहले उसने पलटकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया, और हाँ, अब मैं कभी लेट नहीं आऊंगा काम पर। वर्कर आगे बढ़ा, लेकिन बस हाथ ही लगा पाया।
उसने टुदैन को छुआ भी नहीं था कि स्पेस पोर्टल बैंड हो गया। मैनेजर और दोनों वर्कर्स तीनों खाली स्पेस को घूरते रह गए। उनकी आंखों में कंफ्यूजन और घबराहट थी। वो कहाँ गया? सच में गायब हो गया क्या? वेयरहाउस के बाहर अचानक एक और टेलीपोर्टेशन पोर्टल अपीयर हुआ। पैन अंदर से पलटकर बाहर आया, एक एक्शन मूवी के हीरो की तरह स्मूथली और स्टाइल से जमीन पर उतरा। उसने तुरंत स्पेस पोर्टल को वापस बंद किया। उसका दिल दृढ़ निश्चय से भरा था। ये मेरी दूसरी एबिलिटी है, स्पेस जंप। मैं किसी भी वक्त 3 मीटर के रेडियस में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। टुदैन ने आखिरी बार वेयरहाउस को देखा। अपोकलिप्स में ये एबिलिटी उसका ट्रम्प कार्ड बन जाएगी। इसके जरिए वो बर्बाद एरियाज में सप्लाईज ढूंढने के लिए घुस सकता है और वापस सेफ निकल सकता है, चाहे उसे कितने भी खतरनाक म्यूटेटेड क्रीचर्स से लड़ना पड़े। टुदैन मुस्कुराया, अपनी यूनिफॉर्म उतरी, शर्ट हवा में उछली और धीरे से बोला, तो बस हो गया। जीरो कॉस्ट परचेसिंग मिशन ओवर। वो बस इस जगह से निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी पॉकेट में फोन की घंटी बाजी। गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज। करंटली अर्थ की मूवमेंट्स तेजी से हो रही है, जिसके कारण लोकल डिजास्टर्स आ सकते हैं, लेकिन पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। इसे पब्लिक की डेली लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्लीज ज्यादा पैनिक ना करे। टुदैन ने मैसेज पढ़ा और अपनी जुबान से आवाज निकाली। गवर्नमेंट पैनिक नहीं चाहती, जानती है कि अपोकलिप्स आने वाला है, फिर भी लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है। वो बस फोन बैंड करके आगे बढ़ने वाला था कि अचानक स्क्रीन पर एक कॉल आया। कॉलर के नाम ने तुरंत टुदैन का चेहरा बदल दिया, शांति से गुस्से में। टुदैन ने फोन स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखा, जियांग जियाओकिन। वो लड़की जिसे उसने अपोकलिप्स में दिल से प्यार किया था, खाना खिलाया था, हर पल प्रोटेक्ट किया था, अब वो उसे सिर्फ हड्डियों तक ठंडा महसूस करती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से जियांग जियाओकिन की आवाज तुरंत गुस्से में आई, बिना किसी शर्म के। टुदैन, तुम मुझसे हाइड एंड सीक खेल रहे हो क्या? और ये घर बेचने का क्या सीन है? तुमने ब्रोकर को क्यों बोला? तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हें क्या लगता है घर बेच दो तो कोई लड़की तुम्हारे साथ रहेगी? बात करते हुए वो लिपस्टिक लगा रही थी और ऐसे कंप्लेन कर रही थी जैसे किसी करीबी आदमी को डांट रही हो। उसने शिकायत भरे सुर में आगे कहा, देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा घर छोटा है या बड़ा, लेकिन मैं भी तो लड़की हूँ। अगर तुम मुझे घर गिफ्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ सेफ कैसे फील करूंगी? डैन ने ये सुनकर उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तुमने बस ये सब कहने के लिए कॉल किया है क्या? जियांग जियाओकिन तुरंत इरिटेट हो गई जब उसने दूसरी तरफ से टुदैन का ठंडा रिस्पॉन्स महसूस किया। ये क्या एटीट्यूड है तुम्हारा? मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूं। वापस आओ और अभी के अभी घर मेरे नाम करो, वरना मुझसे शादी करने का ख्वाब भूल जाओ। उसको और कुछ कहने का मौका न देते हुए टुदैन ने ठंडे तरीके से कॉल कट कर दिया। वो बुदबुदिया, मेन कैपिटल सिटी के रास्ते में हूँ, पहुंचकर बात करेंगे। कॉल कट करने के बाद टुदैन का चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो गया और फिर गुस्से में बदल गया। उससे वो सब याद आया जो पिछली जिंदगी में हुआ था, खून और धोखे से भरा था। जियांग जियाओकिन, पिछली जिंदगी में हमने 5 साल अपोकलिप्स में साथ बिताए थे। मैं ही था जो तुम्हें खिलाने के लिए सप्लाईज ढूंढता फिरता था। मैं ही था जो तुम्हें सेफ जोन में लाया था। अगर मैं नहीं होता तो तुम कब की बाहर भूख से मर चुकी होती। टुदैन ने फोन को जोर से पकड़ लिया, उसकी आंखों में नफरत भरी थी। उसके दिमाग में वो बेरहम यादें एक बार फिर ताजा हो गई। वो वैंग हाओ, जियांग जियाओकिन का पार्टनर, उसने टुदैन का गाला घोट दिया था। उस घुटन भरे पाल में उसने धोखा खाने पर अपना ही डरता और घबराया हुआ चेहरा साफ देखा था। एक सवाल उसके गले में अटका था, क्यों? जैसे ही उसने आखिरी सांस ली, जियांग जियाओकिन वैंग हाओ के करीब आई, उसकी आंखों में लालच थी। टुदैन अब मर चुका है, वो किसी काम का नहीं। अब हमारी बारी है। उसने एक कमजोर, मासूम लड़की का नाटक किया और वैंग हाओ को सेड्यूसिंग जेस्चर्स दिखाने लगी जो हवास से भरा था।
ये मत सोचना कि मैं नहीं जानती तुम क्या सोच रहे हो, वो तो मर गया। आज रात तुम्हें सबूत देना होगा। ज़ारा भी डर नहीं, ज़ारा भी अफसोस नहीं, सिर्फ ठंडक, धोखा और बेरहमी थी। उसके तुरंत बाद वो लड़की जो कभी उसके लिए सब कुछ थी, उसने खुद ही अपनी टांगे खोल दी और वैंग हाउ को ऐसे इनवाइट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिछली जिंदगी में मैं सच में एक बेवकूफ था और मैंने अपना पूरा ट्रस्ट अंडू कमीनों पर किया। टुदैन ने मुट्ठी काज ली जब तक वो कांप ना उठा, फिर उसने धीरे से छोड़ दी और लंबी सांस ली। इस बार जियांग जियाओकिन, वैंग हाउ, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ मौत नहीं, दर्दनाक मौत। जो दर्द मैंने झेला है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे 100 गुना ज्यादा महसूस करो। ये बोलते ही उसने कॉन्टैक्ट्स खोला और तुरंत डायरेक्टर लियो को कॉल किया, जो उसके घर का रियल एस्टेट एजेंट था। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल उठा, टुदैन ने जल्दी से कहा, हेलो डायरेक्टर लियो, वो घर मैं आधी प्राइस में भी बेच दूंगा। मुझे सिर्फ कैश चाहिए, अभी के अभी। कॉल कट करने के बाद टुदैन ने तुरंत डायरेक्टर लियो के रियल एस्टेट ऑफिस के लिए कैब पकड़ी। जैसे हाई कार दरवाजे पर रुकी, उसने देखा कि जियांग जियाओकिन और वैंग हाउ वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। यूज देखते ही जियांग जियाओकिन ने मुंह बनाया और ताने भरे लहजे में बोली, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। टुदैन कार से उतरा और ठंडे तरीके से उसके बगल से गुजर गया। अपने सारे पुराने इमोशंस को एक तरफ रखकर उसने एक सीधा जवाब दिया, हाँ तो। जियांग जियाओकिन और वैंग हाउ दोनों टुदैन के इस अलग बिहेव से हैरान रह गए। वैंग हाउ तुरंत उसके सामने आ गया, उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। तुझे घर बेचने की परमिशन किसने दी? हिम्मत कैसे हुई मेरे चाचा का घर बेचने की? मैं तुझे बता रहा हूँ, तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरा कल का सूरज देखना बंद करवा दूंगा। उसकी दरवानी एक्सप्रेशंस और धमकी भरी बातों पर टुदैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वैंग हाउ का गाला पकड़ लिया, यूज ऐसे उठाया जैसे वो कोई रेत का थैला हो। इस अचानक किए गए एक्शन से वैंग हाउ घबरा गया। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि टुदैन ने उसे जोर से जमीन पर पाटक दिया। उसके मुंह से खून निकल रहा था, आंखें सेफ्ट हो गई थी और वो दर्द से चिल्ला रहा था। टुदैन ने ठंडे तरीके से झुककर एक एक शब्द चाबाकर कहा, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं डिसाइड करूंगा कि इसके साथ क्या करना है। जियांग जियाओकिन टुदैन के इस वायलेंट एक्शन से डर गई और तुरंत उसकी शर्ट पकड़कर रोने चिल्लाने लगी। छोड़ो यूज, तुम ये क्या कर रहे हो? कोई है, बचाओ, ये तो खून कर देगा। लेकिन उस कमजोर इमेज के विपरीत जिसे वो लोगों को मनिपुलेट करने के लिए उसे करती थी, इस बार तो दैन ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने उसे इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर गई। चक्कर खाकर समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। उसने अपना हाथ गाल पर रखा और घबराई आंखों से टुदैन को देखा। वैंग हाउ, जो उस वक्त मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था, दर्द को दबाते हुए मुश्किल से बोला, छोड़ो छोड़ो यूज। टुदैन ने उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखा। फिक्र मत कर, इतनी जल्दी नहीं मरेगा तू। जैसे हाई सू चेन ने हाथ छोड़ा, वैंग हाउ वायु को लगा जैसे वो मौत के पंजे से निकला हो। वो बुरी तरह खांसा, घबराकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में खौफ था। सुचेन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई असली शैतान सामने हो। सुचेन ने अंडू धोखेबाजों को वही तड़पने दिया और सीधा रियल एस्टेट ऑफिस में चला गया अपना प्लान पूरा करने। पीछे से जियांग एक्सायो कियान भागकर वैंग हाउ वायु को सहारा दीन आई। उसकी आवाज में परेशानी थी। एक्सायो वायु, तुम ठीक हो ना? तुम दोनों साथ सो चुके हो और अब भी दिखावा कर रहे हो? सस्ती चीज। उसको शायद अभी तक समझ नहीं आया था क्या हुआ। वो पलटकर सुचेन की तरफ देखी और चिल्लाई, वही रुक जा, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूं। घुटने टेक कर माफी मांग, वरना अपनी पूरी जिंदगी में कभी मेरा पति बनने का सपना मत देखना। सुचेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस ठंडक से पैलथा और अंडू धोखेबाजों पर एक तीखी लेकिन शुभ नजर डाली। वैंग हाउ वायु और जियांग एक्सायो कियान ने महसूस किया कि सुचेन का वो गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था और वो बिना सोचे समझे कांप उठे। और देखते ही देखते वो दोनों बुज़दिल घबराकर अपनी जान बचाने भागे।
वैंग हाओ वायु भागता हुआ जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में भरपूर गुस्सा था। कुछ देर बाद रियल एस्टेट ऑफिस में डायरेक्टर लियो ने सुचेन को गमजोशी से पानी ऑफर किया, पर उसके दिल में शातिर इरादे छुपे थे। एक नकली मुस्कान के साथ उसने कहा, मिस्टर सू, मैं आपका घर खरीदने के लिए पैसे लगा रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है? ये डायरेक्टर लियो बाहर से तो बड़ा कोर्टियस और रिस्पेक्टफुल लग रहा था, पर अंदर ही अंदर एक घिनौना प्लान बना रहा था। वो चुपके से हिसाब लगा रहा था। ये घर 1 मिलियन से ज्यादा का है। अगर इस बेवकूफ से 700,000 में खरीद लिया तो बस हाथ घूमते ही कुछ लाख का फायदा हो जाएगा। सुचेन ने पानी का घूंट भरा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है, पर पेमेंट पूरी चाहिए। क्या आप आज हाई पे कर सकते हैं? सुचेन की बात सुनकर डायरेक्टर लियो खुशी से झूम उठा। उसने झट से और गर्मजोशी से कहा, बिल्कुल बिल्कुल, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और पेमेंट अगले हफ्ते करोगे तो नाम ट्रांसफर हो जाएगा। सुचेन ने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया और जल्दी से डील पर अग्री कर दिया। उसके दिल में एक ख्याल आया, उस वक्त तक घर तो तुम चुन लेना, पर रहने की हिम्मत होनी चाहिए। उसके तुरंत बाद डायरेक्टर लियो ने एकदम विश्वासनीय अंदाज में सुचेन को पैसे ट्रांसफर कर दिए। सुचेन ने अपना फोन खोला, बैंक मैसेज चेक किया। शंगडू बैंक, आपके अकाउंट में 700,000 रनमिनबी क्रेडिट कर दिए गए हैं। जब डील पूरी हो गई तो सुचेन ने डायरेक्टर लियो को अदब से अलविदा कहा। ऑफिस से निकलते ही वो चलता गया और सोचने लगा, बेशक आजकल नेचुरल डिजास्टर्स का सिलसिला लगा हुआ है, लेकिन शंगडू, जो सेंट्रल प्लेन्स के बीच में है, अर्थक्वेक जोन्स, सुनामीज या वॉल्केनो से बहुत दूर है। ऊपर से गवर्नमेंट ने सारी अफवाहों को खारिज कर दिया है, इसलिए यहाँ का जीवन अभी भी ठीक और शांत है। अचानक सुचेन एक बिजली के खंभे के पास से गुजरा जो क्विक लोन्स के पोस्टर्स से भरा हुआ था। उसने धीरे से अपने होंठ दबाए, मन ही मन सोचा, मुझे अभी सबसे ज्यादा चाहिए पैसा। जो कोई भी उधार देगा मैं सब उधार ले लूंगा। बाद में कैसे वसूलना है ये तुम्हारी मर्जी, जो पैकेज चाहो। हाँ हाँ हाँ। लोन सर्विस के फ्लायर्स देखते हाय सुचेन रुक गया और खुद से पूछा, ये बड़े ब्याज वाले लोन्स हैं क्या? और झट से उसने पहचान लिया कि पैसा कमाने का मौका आ गया है। सुचेन ने तुरंत अपना फोन निकला, नंबर डायल किया और फोन लगाया। हेलो, नमस्ते, क्या ये लोन कंपनी है? मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स है, क्या मैं उन्हें गिरवी रख सकता हूँ? कॉन्टैक्ट करने के बाद सुचेन जल्दी से हनहाई इंटरनेशनल बिल्डिंग में टाई किए गए स्पॉट पर पहुंच गया। दहाई लोन को लिमिटेड के ऑफिस में मोटू वैंग दहाई ने बड़े प्यार से सुचेन को समझाया, यंग मास्टर, आपके इस घर की वैल्यू ज्यादा नहीं है। ये सुनकर सुचेन ने भेंचे चढ़ाई और पूछा, तो हम कितना बोरो कर सकते हैं? उसने सामने बैठे मोटू को देखा और मन ही मन नफरत से भर गया। तो ये है वैंग हाओ वायु का बड़ा भाई, बॉस डॉन। ये मोटू वैंग दहाई पिछले जन्म में एक अजीब जानवर के मुंह में बुरी मौत मारा था। सिगरेट का कश लेते हुए वैंग दहाई ने सुचेन के प्रॉपर्टी पेपर्स पकड़े और बोला, ज्यादा से ज्यादा तुम 500,000 ले सकते हो, पर प्रॉपर्टी पेपर्स मेरे पास ही रहेंगे। सुचेन आज शैक्स से और उलझना नहीं चाहता था, तुरंत खड़ा हो गया, हाथ प्रॉपर्टी पेपर्स पार रखा और फैसला सुना दिया, 1 लाख और मैं अभी डील पक्की करता हूँ। सुचेन ने सामने वाले को यकीन दिलाया, पूरे कॉन्फिडेंस से प्रॉमिस किया कि अगर उसको 1 हफ्ता मिल जाए तो जो भी पैसा वैंग हाओ वायु का गया है वो पूरा वापस कर देगा। ये पक्का वादा सुनकर वैंग दहाई अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसने सोचा कि सामने वाला और कुछ नहीं, बस एक जुआरी है। एक बार इसमें फैंस गया तो ये अपने माँ बाप को भी बेच देगा, हारा हुआ पैसा वापस जीतने के लिए। बेवकूफ, आज देखना मैं कैसे तेरी जिंदगी से खेलता हूँ। वैंग दहाई ने सिगरेट का कश लेते हुए याद दिलाया, बस प्रॉपर्टी पेपर्स मेरी कंपनी में गिरवी रख दो, बाकी सारे काम आसानी से हो जाएंगे। वैंग दहाई के साथ डील पक्की होने के बाद सुचेन को तुरंत 600,000 युएन सीधे उसके अकाउंट में मिल गए। इसी बीच दूसरी तरफ जहां जियांग एक्साओकियान और वैंग हाओ वायु खड़े थे, जियांग एक्साओकियान ने अपना गाल छुआ जहां अब भी नील के निशान थे। गुस्से में बदबदाई, मैं बस अपनी चीज वापस ले रही थी, इसमें क्या गलत है?
इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। मैं इसको इसकी कीमत चुकवा कर रहूंगी। वैंग हाओ वायु अभी टैक्सी से उतरा था, दर्द से अपनी गर्दन पकड़े हुए, दांत पीसते हुए बोला, मैं इस कुत्ते को चुकवाऊंगा। उसकी माँ का, बड़े भाई को इसको मारने ही पड़ेगा। अचानक सु चेन वहां से गुजरा। जियांग एक्साओ कियान हैरा रह गई। हैरत से वैंग हाओ वायु की तरफ पलटकर पूछा, हे एक्साओ वायु, देख तो सही, क्या वो सु चेन नहीं है। वैंग हाओ वायु ने अपनी गर्दन पकड़ी हुई थी, उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा था। उसने सर हिलाकर कहा, उसकी माँ का, ये वही छोटा साला है। यहाँ क्या कर रहा है ये। जियांग एक्साओ कियान का गुस्सा फट पड़ा। उसने मुट्ठी भींच ली, सच्चाई जानने पर आंधा। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं ये आजकल क्या गुल खिला रहा है। सुचेन लाचेंग होटल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी यादों में बहुत सी कमर्शियल बिल्डिंग्स समुद्री पानी और तेज ठंड की वजह से तेजी से गिर गई थी, मगर लाचेंग होटल हर तरह की आफत में भी मजबूती से खड़ा रहा था। सुचेन आराम से अंदर चला गया। चलते चलते सोच रहा था, सुना है यहाँ का प्रेसिडेंशियल स्वीट पूरी तरह से इक्विप्ड है, स्विमिंग पूल भी है। अगर इस जगह को लॉन्ग टर्म बेस बनाओ तो सच में बुरा नहीं होगा। बेशक पहले कई गोदाम खाली कर दिए गए थे, पर उनमें गर्म खाने और ताज़ी सब्जियों की कमी थी, जो एक आइडियल शेल्टर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही एक गेस्ट अंदर आया, खूबसूरत और प्रोफेशनल फ्रंट डेस्क मैनेजर लियू एक्साइनर ने तुरंत स्वागत किया। हेलो, मैं लियू एक्साइनर, होटल की केटरिंग मैनेजर हूँ। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, सर। सुचेन ने तुरंत ही अपने रिक्वेस्ट से उस लड़की को चक्कर में डाल दिया। हेलो, मुझे 1000 बैंक्वेट टेबल्स बुक करने हैं, क्या ये पॉसिबल है। लियो एक्साइनर को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हैरत से उसने दोहराया, 1000। 1000 टेबल्स। थोड़ी देर की घबराहट के बाद वो जल्दी से संभल गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल। हमारे पास 5000 यूएन पर टेबल के पैकेजेस है, 10,000 यूएन पर टेबल के, और इसे भी ऊपर 30,000 या 50,000 यूएन पर टेबल के पैकेजेस हैं। ये बताते हुए लियू एक्साइनर चुपके से सुचेन को देखती रही और मन ही मन बोली, ओह माय गॉड, ये जबरदस्त पर्सनालिटी वाला लड़का तो एक छिपा हुआ रिच किड निकला। सुचेन मुस्कुराया, शांति से चुनते हुए, तो 10,000 यूएन पर टेबल, टोटल 10 मिलियन यूएन। मैं 500,000 का एडवांस दूंगा, बाकी एक हफ्ते में पे कर दूंगा। होटल से कंफर्म करने के बाद सुचेन ने मन ही मन सोचा, लाचेंग होटल के स्टैंडर्ड्स सच में वैसे हाई क्लास है जैसा सुना था। लियो एक्साइनर का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने गमजोशी से कहा, 500,000 का डिपॉजिट। ठीक है सर, कृपया पेमेंट के लिए इधर आइए। सुचेन ने सर हिलाया, मुस्कुराया। रॉ मटेरियल का एस्टिमेटेड कॉस्ट तो 500,000 तक पहुंच गया है, पर अमीर लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए ये पैसा पूरी तरह वर्थ इट है। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्मार्ट तरीके से डील करना। लियो एक्साइनर सुचेन को रास्ता दिखाते हुए क्यूरियोसिटी से पूछा, वैसे मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, सर। सुचेन ने ठंडक से जवाब दिया, सुचेन। लियो एक्साइनर अब भी अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई। उसने आगे कहा, मिस्टर सू, क्या आप ये पार्टी शादी के लिए बुक कर रहे हैं। सुचेन को जैसे कोई आइडिया मिल गया हो, उसने तुरंत सर हिलाया, हाँ शादी, और साथ ही मेरे लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बुक कर दो। पेमेंट और डिपॉजिट पूरा करने के बाद सुचेन लाचेंग होटल से बड़े खुशहाल मूड में निकला। मन ही मन सोचा, कितना मजा आया। 10 मिलियन की पार्टी बुक की, 500,000 एडवांस दिया, काम खत्म। और बाकी पेमेंट, हाँ, एक्सट्रीम हीट अपोकलिप्स में तो एक बर्फ का टुकड़ा भी करोड़ों का होगा। तो एक्साइनर पहली बार प्रेसिडेंशियल स्वीट देखकर अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाई। मन ही मन बोली, बाप रे, ये तो हनीमून के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट है। जो इसे शादी करेगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। उसी वक्त जियांग एक्साओ कियान और वैंग हाओ वायु बाहर से चुपके से देख रहे थे। सुचेन को होटल स्टाफ के साथ डील करते और बात करते देखने के बाद जियांग एक्साओ कियान पास आई और लियू एक्साइनर से पूछा, हेलो, मैं ये जानना चाहती थी कि अभी जो आदमी यहाँ आया था वो क्या कर रहा था।
लियो एक्साइनर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, वो जेंटलमैन जो अभी यहाँ थे, आप कौन हैं? जियांग एक्साएओ कियान ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन फिर भी जवाब दिया, आपके बॉयफ्रेंड ने अभी हमारे होटल में 1000 टेबल्स की पार्टी बुक की है, 500,000 युएन एडवांस के साथ। आप बहुत लकी है कि आपको ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है। लियो एक्साइनर ने जियांग एक्साएओ कियान को देखा और मन ही मन अपनी जीभ निकालते हुए सोचा, ये लड़की तो बस 7 टेंस है, मुझसे कम जज्बा है इसका। क्या अमीर लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं? रिसेप्शनिस्ट से बात कंफर्म होते ही जियांग एक्साएओ कियान और वैंग हाओ वायु दोनों डांग रह गए और एक साथ चिल्लाए, नहीं, ये हो नहीं सकता। उसके पास 1000 टेबल्स की पार्टी बुक करने के लिए पैसे कहाँ से आए? लियो एक्साइनर ने सुचेन के ट्रांजैक्शन डिटेल्स कंप्यूटर पर दोबारा खोले और समझाया, अमीर लोग अक्सर अपनी आइडेंटिटी छिपाना पसंद करते हैं, डांट है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनकी प्रॉपर्टी पर नजर न रखे। शादी के दिन ही वो सब कुछ रिवील करते हैं। सुनकर जियांग एक्साएओ कियान अपने दिमाग में बेड ख्याल बन लगी। तो क्या शादी से पहले वो अचानक गायब हो जाएंगे और फिर इमोशनल प्रेशर या कुछ ऐसा करेंगे? वैंग हाओ वायु ने अपनी घटिया हरकतें रोकी और पूछा, क्या वो हरामी सुचेन सच में अमीर हैं? लियो एक्साइनर ने अपना फोन अन दोनों को दिखाया, कंफर्म करते हुए कहा, ऑफ कोर्स। ये देखो, 500,000 अभी ट्रांसफर हुई है। सुचेन के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के बाद जियांग एक्साएओ कियान और वैंग हाओ वायु होटल से निकल गए। वैंग हाओ वायु सिगरेट का कश लेते हुए पूछा, दीदी, 5 स्टार होटल में 1000 टेबल्स की पार्टी में वो किसको इनवाइट करने वाला है? जियांग एक्साएओ कियान, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, गर्व से जवाब दिया, तुम नहीं समझोगे। ऑफ कोर्स, ये मुझे हाई सोसाइटी से इंट्रोड्यूस करवाने और मेरी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए है। वैंग हाओ वायु तुरंत खड़ा हो गया, कुछ कहने ही वाला था, उसके चेहरे पर चालाकी दिखी। उसने पूछा, ही है, तो अब हम क्या करें? जियांग एक्साएओ कियान ने हाथ झटका, पक्के इरादे से, मैं खुद पहल करूंगी, इस चमचे को मौका दूंगी खुद को दिखाने का। उसके दिमाग में शानदार और आलिशान सपने आने लगे, जिसे वो खुद ही खुश हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई सपना नहीं देखा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उस चमचे सुचेन की वजह से सच हो सकता है। इसी दौरान सुचेन अपनी डेस्क पर गंभीरता से बैठा था, ध्यान से अपने खर्चों का हिसाब लगा रहा था। घर बेचा 700,000 युएन में, 600,000 युएन का हाई इंटरेस्ट लोन लिया, खाने पर 550,000 युएन खर्च कर दिए। लेकिन पिछली जीरो कॉस्ट शॉपिंग में कई जरूरी चीजें अभी तक नहीं खरीदी गई थी। भले ही सिर्फ एडवांस दिया हो, बाकी बचे 800,000 युएन भी बहुत ज्यादा नहीं थे। 36 स्ट्रैटेजम्स में भाग जाना ही सबसे अच्छा प्लान है। सुचेन को अचानक एक आइडिया आया, उसकी आंखें चमक उठी जैसे उसने फ्यूचर की रोशनी देख ली हो। वो शैतानी मुस्कान के साथ दांत निकाल कर बोला, ही है, इस वक्त अगर ऑनलाइन लोन नहीं लिया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। सुचेन ने तेजी से 80 से ज्यादा ऑनलाइन लोन ऐप्स एक साथ डाउनलोड कर लिए। हर ऐप 30,000 से 30 युएन तक लोन ऑफर कर रही थी। उसने सेल्फीज लेना शुरू किया, ऐप्स द्वारा मांगे गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो किया ताकि लोन प्रोसेस पूरा हो सके। लोन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार फिशिंग करने के बाद सुचेन ने फोन फेंका और राहत की सांस ली। बैंक से एक नोटिफिकेशन आया, आपके अनलिमिटेड अकाउंट में आज 9,777,000 युएन जमा हो चुके हैं। सुचेन पीछे झुक गया, अपनी बॉडी को रिलैक्स किया और आराम महसूस किया। आखिर यूज 9.7 मिलियन का ऑनलाइन लोन मिल गया था। लेकिन तुरंत ही वो उछलकर खड़ा हो गया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, अब और टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी बहुत कुछ खरीदना बाकी है। पैसे अभी हाथ लगे थे, सुचेन ने ई-कॉमर्स साइट्स ब्राउज करना शुरू कर दिया, शॉपी से लेकर लाज़ादा तक और टिकी भी, जरूरी सामान ऑर्डर करने के लिए। वो काम करते हुए ध्यान से हिसाब लगा रहा था, दीवार रिपेयर किट्स, आइस मेकर्स, आइस क्यूब्स, पतला कोयला, ये सब चीजें सिटी में आसानी से नहीं मिलती। अच्छा हुआ ऑनलाइन मिल जाती है और डिलीवरी भी फास्ट है। सुचेन को अपोकलिप्स के बाद अर्थ के दो एक्सट्रीम्स याद आए। पहले एक्सट्रीम हीट,
फिर एक्सट्रीम कोल्ड। उस दौर में सरवाइव करना इन सब चीजों की तैयारी पर हाई डिपेंड करता था। कोयले के सप्लायर का फोन नंबर मिलते ही सुचेन ने तुरंत कॉल किया। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि पटले कोयले का अभी क्या प्राइस है? 2500 पर टन। मुझे 2000 टन्स चाहिए। प्राइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन 500,000 एडवांस ट्रांसफर करूंगा, बाकी डिलीवरी पार पे कर दूंगा। उसके बाद सुचेन ने एक आइस फैक्ट्री से कांटेक्ट किया। हेलो, क्या ये आइस फैक्ट्री है? मुझे आइस क्यूब्स ऑर्डर करने हैं। मैं आकार पर्सनली बात करना चाहूंगा। ऐसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, सुचेन अचानक जियांग एक्साओकियान और लीना से टकरा गया जो साथ चल रही थी। जियांग एक्साओकियान की कहानी सुनने के बाद लीना ने चुपके से सुचेन के बारे में अपनी सोच बदल ली थी। यूज पास से गुजरते देख लीना ने मीठी आवाज में कहा, ओ हेलो, क्या ये सुचेन नहीं है? बहुत दिन हो गए, एक्साओकियान तुम्हें पिछले कुछ दिनों से याद कर रही थी। सुचेन ने लीना को देखा, मन ही मन सोचा, लीना मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा मेरे पीछे बुराई करती है। जियांग एक्साओकियान वो ही है जिसने मेरा घर छीना था। लीना की बात सुनकर सुचेन ने ठंडक से जवाब दिया, याद? क्या याद? मेरा घर याद आ रहा है। सुचेन का अजीब सा ठंडा रवैया देखकर लीना घबरा गई। हकलते हुए समझाया, आरी बाबा, सुचेन एक्साओकियान तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी उस वक्त। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं एक्साओकियान को कितना बुरा लगा था। जियांग एक्साओकियान भोली सी बनकर शार्मेट ह्यू पास आई, सुचेन को पकड़ते हुए, सुचेन क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मेरा मूड ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कल गुस्सा दिला दिया था, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। लेकिन सुचेन एक्साओकियान की असलियत अपोकलिप्स में जानता था। ठंडक से आगे बढ़ गया, आज मुझे कुछ काम है, तुम अकेली ही घूम लो। जियांग एक्साओकियान और लीना हैरा रह गई। सुचेन के एटीट्यूड से कंफ्यूज्ड थी और एक साथ बोली, ये क्या हो रहा है? ये बंदा तो कमाल की एक्टिंग कर रहा है। लीना ने सुचेन को जाते हुए देखा और बताया। सुचेन गाड़ी चलाकर चला गया। उसने मन ही मन सोचा और एक्साओकियान को याद दिलाया, जल्दी उसका पीछा करो। ये पक्का उसकी तरफ से तुम्हारे लिए एक टेस्ट है। कुछ देर बाद रोंगुआ आइस फैक्ट्री में बॉस डब्ल्यू पहले से ही गेट पार इंतजार कर रहे थे। जैसे हाय सुचेन कार से उतरा, बॉस डब्ल्यू खुशी से भाग कर आए, हाथ मिलाते हुए बोले, तो आप है सुचेन साहब? कमाल है, इतनी कम उम्र में ही इतना नाम। सुचेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बॉस डब्ल्यू, मैंने सुबह फोन किया था, सब कुछ बता दिया था। 2000 टन खाने वाली आइस कितने टाइम में रेडी हो जाएगी? सुचेन का सवाल सुनकर बॉस डब्ल्यू ने गर्व से अपनी छाती ठोकी, हमारी आइस फैक्ट्री में बाकी कुछ भी हो, एफिशिएंसी नंबर 1 है। 3 दिन 2000 टन खाने वाली आइस सिर्फ 3 दिन में तैयार हो जाएगी। 400 यूएन पर टन, टोटल 8 लाख, फाइनल डील। सुचेन ने कोई मोल भाव नहीं किया, तुरंत फोन निकाला और ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मेन 1 लाख एडवांस दे रहा हूं। 3 दिन में मेरे दिए ह्यू एड्रेस पर डिलीवर कर देना। बॉस डब्ल्यू खुशी से क्यूआर कोड ऊपर उठाते हुए जोर से हंसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुचेन के ट्रांसफर करते ही बॉस डब्ल्यू की आंखों में पैसे चमकने लगे। वो हंसते हुए बोले, ही है सुचेन साहब, आपको इतनी सारी आइस की क्या जरूरत है? क्या कोई बड़ा इवेंट है? फ्यूचर में भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, मैं आपको और डिस्काउंट दूंगा। सुचेन अपनी कार में बैठते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं अंशा फेडरेशन जा रहा हूं, चैरिटी के लिए। सुचेन का ये जवाब सुनकर जो बॉस डब्ल्यू अभी खुशी से झूम रहे थे, वो एकदम हैरान रह गए। सुचेन के जाने के बाद बॉस डब्ल्यू उसकी गाड़ी की तरफ देखते हुए सोचने लगे, ये 8 लाख की डील तो हो गई। सच में आजकल के यंग जनरेशन की वर्क एफिशिएंसी कमाल की है। थोड़ी देर बाद ही लीना और जियांग जियाओकियन की कार भी आइस फैक्ट्री के सामने आकर रुकी। बॉस डब्ल्यू हैरानी से मुड़कर देखा, फिर कोई आया है बिजनेस के लिए बिना अपॉइंटमेंट के? खुंग हायुथियन ने कार का दरवाजा खोला और शार्मेट ह्यू मिस्टर एनजीओ से पूछा, सर, टुडैन मेरा फियांसे है।
अभी अभी सब लोग किस बारे में बात कर रहे थे? मिस्टर एनजीओ ने हायो थियन को देखा और थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। फियांसे, ये क्या नौटंकी है? कोई स्पाई गेम चल रहा है क्या? फिर भी उसने जवाब दिया, मिस्टर टू ने अभी हमसे 8 लाख के स्टोन्स खरीदे हैं। बॉस डब्ल्यू की बात सुनकर लीना और जियांग जियाओ किन चौंक उठे, घबरा गए। 8 लाख युएन की आइस, ये तो पक्का है। सुचेन एक दौलतमंद आदमी है, एक सुपर रिच गाय। लीना ने घबराहट में पूछा, बॉस सुचेन ये सब क्यों कर रहा है? बॉस डब्ल्यू ने अपनी चिन पर हाथ रखा और याद करने लगे। उसने कहा था कि वो अंशा फेडरेशन में चैरिटी करने जा रहा है। बॉस डब्ल्यू का जवाब सुनकर दोनों लड़कियां एक शौक से दूसरे शौक में चली गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।